ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द कर्व सरफेस। इससे पहले हम पढ़े थे कि स्मूथ सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब स्मूथ सरफेस ना हो, जब कर्व सरफेस हो, तब लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पहले हम स्फेरिकल सरफेस होता है क्या वो देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है। एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स, ठीक है। कनकेव देखिए यहाँ पे कैसा होता है। कनकेव को हम कह सकते हैं एक स्फेयर है, ठीक है। ये स्फेयर है, स्फेयर का कोई एक पार्ट ले लीजिए, यहां से मान लीजिए एक पार्ट ले लीजिए, ये पार्ट, ठीक है। और इधर से कर दिया हम इस पार्ट। अभी तक ये ग्लास है। जब तक हमने ये शेप लिया है तब तक ये ग्लास है। जब तक हम कहीं कट नहीं कर रहे हैं, किसी एक तरफ से पॉलिश नहीं कर रहे हैं, तब तक ये मेरा मिरर नहीं बना है ना। हमको पहले पॉलिश करना है इस पे। किसी एक तरफ से अगर हम पॉलिश कर दें तो वो डिसाइड करेगा मेरा ये कनकेव है या कन्वेक्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने इसमें, ठीक है, आगे से ये बैक साइड से इसमें पॉलिश करा तो ये बन जाएगा मेरे पास कनकेव। और अगर फ्रंट साइड से हम अगर मैंने इस पे पॉलिश करा तो ये बन जाएगा कन्वेक्स, है ना। तो ये डिपेंड करता है किसमें, हमने पॉलिश किधर से करा है, ठीक है, मिरर पे। तो एक तरफ से जिधर से हमने पॉलिश करा है वो या तो कनकेव बनेगा या तो कन्वेक्स बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे पास कनकेव, ठीक है। इसमें अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और इसमें बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो ये होगा मेरे पास कन्वेक्स, ठीक है। बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बात क्लियर आप लोग को? चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें अब हम इसके एक एक टर्म को समझते हैं। देखिए अब मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर। इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसका जो ये सेंटर होगा, ठीक है, ये होलो स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर ये होलो, ठीक है। इसमें एक सेंटर होगा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कर्व का एक पार्ट है, हमने एक कर्व का पार्ट लेना है हमें, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है। यहां से यहां तक सेंटर से लेकर के इसके जो कोई भी कर्व पार्ट का डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पे ये जो होगा यहाँ पे सेंटर पॉइंट, ठीक है, इस मिरर का, इसको हम बोलेंगे ये पॉल है इसका। और इस मिरर का मान लीजिए इसको हमने पीछे से पॉलिश करा है, ये कनकेव है। और ये जो मिरर है मेरे पास दूसरा वाला, ये मिरर, इसको हमने आगे से पॉलिश करा है, ये कन्वेक्स है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग मिरर है ना। इसमें अलग अलग इमेजेस बनेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कैसा कैसा इमेजेस बनने वाला है। ये पोल होगा, यहाँ पे सेंटर पॉइंट को हम पोल बोलेंगे। सेंटर मतलब क्या, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, उसका जो सेंटर पॉइंट है ये पोल, इसको हम पोल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम अपर्चर बोलते हैं। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो एरिया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसको हम यहाँ से यहाँ तक अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक इसमें और यहाँ से तक इसमें, ये पूरा पार्ट अपर्चर होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें कि एक एक चीज का हम इसमें डेफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो होगा ये, इसको हम बोलेंगे पॉल और सेंटर से पास होने वाली एक लाइन को हम बोलेंगे दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम अपर्चर बोलते हैं। मतलब जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा पूरा, जितना एरिया तक में ये मेरा जो लाइट है रिफ्लेक्ट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। ये अपर्चर होगा। उसके बाद इसमें, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या क्या है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये क्या होता है देखिए,
It is the center of whole sphere of which the mirror is a part. मतलब कहना क्या हुआ, देखिए कहने का मतलब हुआ कि ये जो है सेंटर है किसका, होल स्फीयर, इस पूरा होल स्फीयर का एक सेंटर होगा जिसका ये मिरर पार्ट है। तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा इस स्फीयर का, वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जो सेंटर है, ये इस पूरा कर्वेचर का जो सेंटर होगा वही इसका होगा कर्वेचर का सेंटर। ये जो कर्वेचर होगा इसका जो सेंटर होगा, हम मानेंगे ये पूरा जो स्फीयर था जिसका जो, और इसका जो सेंटर था ये, तो ये पूरा जो है पार्ट है स्फीयर का, और इस पार्ट का जो सेंटर होगा ये पूरा स्फीयर का सेंटर के बराबर हो। ठीक है, तो बस आपको ये समझना है कि इस पूरा स्फीयर का जो सेंटर है वही इस अपर्चर का और ये कर्वेचर का सेंटर होगा। ठीक है, बस आपको ये जानना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज द सेंटर ऑफ होल स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट। अब हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए क्या होगा, इट इज द रेडियस ऑफ, क्या, इट इज द रेडियस ऑफ होल स्क्वायर ऑफ व्हिच मिरर इज द पार्ट। बस यहाँ पे क्या करना, आपको रेडियस लगा देना है। ठीक है, इट इज द, क्या, इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ होल स्क्वायर ऑफ व्हिच द मिरर इज पार्ट। अब देखिएगा हम मिरर लेके समझते हैं, कनकेव मिरर है ना, लेके समझते हैं इसमें क्या क्या चीज है दिया हुआ। ये मान लीजिए आउटसाइड से कोटिंग किया हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कोटिंग आउटसाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में ये इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसको हम बोलते हैं पॉल, क्योंकि मेरे पास पॉल, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाने वाली लाइन होगी इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई। ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये होगा मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इसमें है कि जो लाइट है रिफ्लेक्ट करेगी ना, कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, है ना, ये साइज होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक साइज, ये जो साइज होगा इसको हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का, जो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होगा एक्चुअली ये पूरा साइड, इसको एपर्चर बोलते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि द एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस of the mirror is called, the area of reflecting surface of the mirror is called aperture। ठीक है, तो जो एरिया होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का उसको हम क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक। आगे हम इसका कुछ रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं कि जो रे आएगी वो कैसे कैसे रिफ्लेक्ट होगी, कितना कितना एंगल पाएगी, कहां से जाएगी, इसको देखिए आप। देखिए इसमें क्या है मेरे पास कि जो रे आएगी, ठीक है, कैसे आएगी रे, इसको हम समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कनकेव मिरर है ना, इस पे कैसे भी रे जा सकती है, ये पॉल है, ठीक है, इस पॉल पे यहां से यहां रे आई, ऐसे रे आई, तो जहां से मुड़ेगी, जहां से मुड़ेगी इसको हम बोलते हैं रे गई और यहां से मुड़ी, ठीक है,
अगर ये पैरेलल है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो याद रखिए हमेशा एक फोकस से पास करेगा। और ये फोकस क्या होता है बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे होगी तो जिस पॉइंट से पास करती है उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, या फिर जब भी पैरेलल रे होगी कनकेव मिरर में, पैरेलल रे जाएगी ऐसे ऐसे पैरेलल रे, तो ये एक पॉइंट पे मिलेगी, है ना, और दैट इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस को आप अगर डिफाइन करना चाहते हो डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या होता है? when the parallel ray to the principal axis ठीक है, when the parallel ray to the principal axis passes through converges at a point after the reflection that is called focus। मतलब क्या हुआ कि ये पैरेलल रे है ना, देखिए रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हुआ, मतलब जमा हुआ किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे ये कहलाएगा हमको फोकस। ठीक है, जिस पॉइंट पे जमा हुआ दैट इज कॉल्ड फोकस। अब फोकस, पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, है ना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है ये भी देख लीजिए। The distance between pole and focus is called ठीक है, तो डिस्टेंस होगा पोल फोकस के बीच का, उसको क्या बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखो। ठीक है, फोकस जो होता है क्या होता है जब पैरेलल रे कन्वर्ज होता है किसमें, ये सिर्फ कनकेव की बात कर रहे हैं। जब कन्वेक्स की बात करेंगे तो कन्वेक्स में ये अप्रियस टू बी क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पैरेलल एक्सिस के पास जब भी पैरेलल रे जाएगा, मतलब ये कन्वर्स होगा, ऐसे समझ इसको। जब पैरेलल रे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वर्स होता है, ठीक है, या अपियर्स टू बी कन्वर्स होता है, मतलब क्या मिलता हुआ प्रतीत होता है। जब कौन सा मिरर होगा, अभी तो एक कनकेव मिरर था, अभी कन्वेक्स मिरर लेके देखते हैं, देखिए तब क्या होता है इसमें। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ले लें मिरर, यहाँ पे इधर से इसको हम पुटिंग कर दें, तो ये मेरा हो गया कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये लाइट इधर से आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये सी है ना, यहाँ पे ऐसे रहेगा ही, सॉरी ये सी आगे कर ले थोड़ा सा, और ये एफ, ये सी और एफ है, जैसे रे गई यहाँ से, है ना, तो ये रे लगेगा हमको कहाँ, फोकस से मुड़ रही है ना, ऐसे टकराने के बाद। तो टकराने के बाद यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इट विल बी अप्रेस्ड टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, तो ये हमको दिखेगा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फोकस में, इसका फोकस को डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अप्रेस्ड टू बी आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम फोकस, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद ये हमको प्रतीत होता है अप्रेस्ड टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो याद रखिएगा जो कन्वेक्स की बात करें, है ना, इसमें रियल फोकस नहीं होता है, कन्वेक्स में इमेजिनरी फोकस होता है, लेकिन कनकेव मिरर की बात करें उसमें रियल फोकस होता है, क्योंकि उसमें जो रे होता है ना एक्चुअली में मीट करता है, और इसमें रे अपीयर्स टू बी मीट होता है, तो इसका वर्चुअल फोकस होता है, वर्चुअल फोकस। और इसमें जो होता है कनकेव में, किसमें, कन्वेक्स में वर्चुअल फोकस होता है और कनकेव में रियल फोकस होता है। ठीक है, तो ये रियल फोकस, इसमें
वर्चुअल फोकस, आपको याद रखना, क्योंकि इसमें रियल में रे मिलता है, इसमें देखिए रे नहीं मिलता रियल में। तो इसमें जो रे जाएगी कैसे मिलेगी, इसमें रे ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी, और हमको लगेगा फोकस से ये पास हो गया, तो ये लेकिन एक्चुअली में फोकस से पास होता नहीं, ऐसे आती है, ऐसे रे चली जाती है, ठीक है, तो हमको लगेगा फोकस से जा रही है, ठीक है। कैसे भी रे आएगी, ऐसे भी रे आएगी पैरेलल, तो हमको लगेगा हमेशा पहले हम फोकस से मिलाएंगे इसको यहाँ से डॉट डॉट देके, और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये आप ड्रॉ करने के लिए सीख जाइए कि रे को हम पहले क्या करेंगे, डॉट डॉट करके फोकस मिलाएंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये फोकस हमको मिलता हुआ प्रतीत होना चाहिए, मतलब इट इज अपीयर टू बी गोइंग फ्रॉम फोकस। ओके, अब देखिए एक और बात, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, मतलब एफ और आर में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ एंड आर। एक्चुअली होता क्या है, एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं, कैसे होता है एफ इक्वल टू आर बाई 2। देखिए मेरे पास एक कनकेव मिरर लेते हैं, दोनों मिरर हम यूज करेंगे, कनकेव मिरर है, ठीक है, ये हो गया मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया मेरे पास फोकस, ठीक। एक रे आई ऐसे, मान लीजिए फोकस से पास होकर चले गई। अब देखिए इसमें नॉर्मल कहां से डालेंगे हम, सेंटर से, जो आप सर्किल में पढ़े होंगे, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, सेंटर से जो लाइन डाला जाता है किस पे, किसी भी आर्क पे, किसी भी पॉइंट पे टच करेगा तो वो उस पे टेंजेंट बनाता है, 90 बनाता है, तो ये इसका नॉर्मल होता है, ठीक है, मतलब ये जो एंगल होगा ये आपको यहाँ पे 90 बनाएगा, ठीक है, ये पूरा एंगल सेंटर से जो लाइन पास होगी, ठीक है, अपर्चर के द्वारा, अपर्चर पर कहीं भी टच करेगी सेंटर से कोई लाइन, तो आप समझिएगा वो नॉर्मल का काम कर रहा है, ठीक है। अब एंगल आई को एंगल आर होता है, हमको पता है, ये अगर आई तो ये आर होगा, और आई और आर बराबर होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है, मतलब ये आई और ये आर, ठीक। अब इसको यहां से यहां बाइंड करा लीजिए, आप ऐसा समझिए कि देखिए ये आई है और ये इसके पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी आई होगा ना, क्यों आई हुआ ये, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है ना, क्योंकि जेड बन रहा है अल्टरनेट एंगल में, ये आई तो ये आर होगा, मतलब ये आई तो ये भी आई होगा। अब आई और आर बराबर होता है, नाउ इसका नाम दे दीजिए इन ट्रायंगल एम सी एफ की बात करेंगे ना, एम सी एफ में, ठीक है। ये आई को आई हो गया, कैसे हुआ, ये आई और ये आई अल्टरनेट एंगल हो गया, ये आर है, और एंगल आई को एंगल आर होता है, एंगल आई को एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई इक्वल टू आर होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात। अब देखिए अगर ये ट्रायंगल को और छोटा कर दे, मतलब इसको ऐसे घुमा दे, लाइट यहाँ से आवे, जस्ट लाइक इससे टच होके आवे लाइट, यहाँ से लाइट आवे, तो ये यहाँ आ जाएगा ना, ये यहाँ मतलब क्या कि एम जो है यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए एम यहाँ पे आ गया, पॉल के पास, पी के पास आ गया, तो एम अगर पॉल के पास आ जाएगा तो सी एफ जो होगा यहाँ पे, इससे पहले एक और बात समझिए, इस ट्रायंगल में ये एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर होता है ट्रायंगल आइसोसेलेस बन जाता है, आप लोगों ने पढ़ा हो जूनियर क्लासेस में, ठीक है, तो इसके सामने का साइड भी बराबर हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, ठीक है, सी एफ इक्वल टू एफ एम हो जाएगा। सो ट्रायंगल एम सी एफ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सी एफ इक्वल टू क्या होगा, सी एफ इक्वल टू एफ एम, ठीक है, ये सी एफ इक्वल टू एफ एम हो गया मेरे पास, दिस इक्वल टू दिस, क्यों हो रहा बराबर, क्योंकि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस। अब आप देखिए एम अगर एम के पास पहुंच गई, एम डैश के पास पहुंच गया, या पी के पास पहुंच गया, ठीक है, एम अगर पॉल के पास पहुंच गया, तो एम अगर पॉल के पास गया तो ये जो है एफ एम वाला लेंथ के एफ पी में कोइंसाइड कर जाएगा, इसको ऐसे समझिए, इसको हमने घुमा के यहाँ भी पहुंचा दिया, तो एफ एम जो होगा एफ पी के बराबर हो जाएगा। सो इसमें लिखना एक स्टेटमेंट, इफ एम कोइंसाइड विद पी, पी देयरफॉर क्या होगा, एफ एम इक्वल टू एफ ऑफ पी होगा, है ना, ये तभी हो सकता है एफ एम एफ पी के बराबर जब ये यहाँ पे आ जाए।
अब देखिए सी एफ बराबर एफ पी हो गया, मतलब सी एफ जो है एफ एम बराबर है, मतलब ये अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा, यहाँ से एक्स होगा बराबर था, तो अब ये भी एक्स हो गया यहाँ से, यहाँ क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर हो गया तो एक्स हो गया। तो देखिए ये सी एफ और एफ, यहाँ से यहाँ सी पी क्या है बताइए, सी पी का वैल्यू क्या है, यहाँ से हम यहाँ कर लेते हैं, सी पी इक्वल टू आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक बता चीज से पहले आपको, सेंटर से लेकर के सॉरी पॉल से लेकर के यहाँ से यहाँ तक सेंटर का डिस्टेंस जो होता है आर होता है, ठीक है, सी पी आर हो गया। आर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स, टू एक्स इक्वल टू आर, ठीक है, कैसे हुआ आर, देखिए ये एक्स और ये एक्स, टू एक्स हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये एक्स और ये एक्स होगा, टू एक्स और ये आर के बराबर है, तो एक्स कितना होगा आर बाई टू, और ये एक्स कितना है फोकल लेंथ, ये तो है, हम क्या बोले पॉल से फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, दैट इज एफ, तो एफ इक्वल टू मेरे पास आर बाई टू आता है, तो ये मेरा प्रूफ हो जाता है एफ इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है। इस ट्रेनिंग में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन रिलेशन निकालने के लिए, अगर किसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 मतलब किसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखा है ना, तो आपको फोकल लेंथ बताना है, तो वो 10 हो जाएगा, आप हाफ करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चंस का आंसर। अब देखिए कनकेव के लिए तो हमने प्रूव करा, अब कन्वेक्स के लिए भी प्रूव कर लेते हैं एफ इक्वल टू आर बाई टू, एक्चुअली ये रियल में ट्रू है कि नहीं है, तभी तो हमें पता चलेगा दोनों मिनट के लिए फॉर्मूला सही है, तो दोनों में हम लगा सकते हैं, देखिए कैसे लगाना है। ये मान लीजिए कनकेव या कन्वेक्स मिरर है, मतलब आउटसाइड कोटिंग किया हुआ, जब भी आउटसाइड कोटिंग होगा तो समझ लीजिए वो रिफ्लेक्टिंग ये कनकेव हो जाएगा, और जब भी अंदर से कोटिंग होगा तो समझिएगा कन्वेक्स, ठीक है। तो हमें बनाना था यहाँ पे कन्वेक्स, तो इसमें हम करना पड़ेगा अंदर से कोटिंग, ठीक है, यहाँ अंदर से कोटिंग करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये अंदर से हमने कोटिंग करा इसमें, देखिए तो ये बन गया मेरा कन्वेक्स, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि दूर कर लेते हैं अच्छे से दिखे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ठीक है। मान लीजिए ऐसे रह गई, ऐसे टकरा के ये ऐसे मूव कर गई, और सेंटर से पहले पास कराना हमको, ठीक है, पहले इसको सेंटर से पास कराना है, तब फिर इसको ऐसे मूव करा देना, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या करना हमको, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करना है, कैसे सेंटर से पास हो जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे, ठीक है। तो इन तीनों को हमने ऐसे मिलाना है ताकि लगे एक ही जगह से पास हो, ठीक है, ऐसे ऐसा, ठीक है। अब मेरे पास ये हो गया एक ये रे, ठीक है। अब हमने लेना है इसको, ये देखिए ये और ये आपस में यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाएंगे, तो देखिए ये एंगल आई इंसिडेंट रे, ये एंगल आर रिफ्लेक्टेड रे, तो ये भी क्या बनेगा मेरे पास, ये भी आर बनेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये ऐसा है ये ऐसे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये आर बनेगा, ठीक है। ये आई है तो ये भी क्या होगा आई, क्यों, क्योंकि आपस में ये दोनों पैरेलल है, तो ये बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ऐसा ऐसा ही कट कर रहा है, और इस पे एक लाइन कट कर रहा है, तो ये जो लाइन होगा ट्रांसवर्सल लाइन कट करने के लिए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है, ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, ये आर और ये आई, ठीक। तो इसके सामने का जो होगा इसका नाम रख लीजिए एमसीएफ में, इंट्रेंगल एमसीएफ में क्या करना आपको, देखिए यहाँ पे एम सी और एफ है, ठीक। तो एंगल आई ये आर बराबर होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो ये इसके साइड भी बराबर होगा, है ना, तो इसके सामने क्या है एफ एम इक्वल टू, इसके सामने एफ एम है, इसके सामने एफ सी है, एफ सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि जो एंगल इक्वल होता है उसके सामने का साइड इक्वल होता है, ठीक। अब हमें क्या करना, यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, देखिए जब जब P या M जो है P के पास आ गया तो क्या होगा, देखिए मतलब अगर ये X है
तो ये भी x होगा, ठीक है, यहाँ पे when, ठीक है, m reaches to p, जब m आ गया p के पास तो क्या होगा, ये fm जो है fp के बराबर हो जाएगा, मतलब ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा 10, तो क्या होगा, therefore क्या बन जाएगा मेरे पास, fm इक्वल टू pf, मतलब fm जो होगा ये vf के बराबर हो जाएगा और ये कितना होगा, ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, pc इक्वल टू, यहाँ पे लिखे pc इक्वल टू r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और pc अगर r के बराबर है तो हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू r, देयरफॉर 2x इक्वल टू r, तो x इक्वल टू r/2, और x के यहाँ पे देखिए pf, मतलब पॉल से फोकस का दूरी जो होता है वो होता है फोकल लेंथ, ठीक है। एक और बात समझिए, हमेशा हम जब डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे ना आगे, अभी तो हमने बस फोकल लेंथ मेजरमेंट करा है, आगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे, इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो हमेशा याद रखिए पॉल से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी इमेज का जब डिस्टेंस मेजर करना होगा तो हम सीधे पॉल से उसका रिलेशन निकालेंगे, तो हमेशा हम पॉल से उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो F इक्वल टू कह सकते हैं हम, और F इक्वल टू r/2, ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम कह सकते हैं। तो अब मेरे पास अगर मान लीजिए फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ भी दिया हुआ है तो हम दोनों में से कोई एक चीज निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ दिया हुआ है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, कुछ भी दिया हुआ कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे हम देखेंगे जो कनकेव मिरर है उसके लिए रे डायग्राम क्या बनता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम क्या होता है, देखिए ओके। तो देखिए इसमें कैसे रे डायग्राम बनाना है, पहले हम कंडीशन रखेंगे कि रे को कहां कहां से पास कराना है, ठीक है। अगर इसमें रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा रे, तो याद रखिए आप ये हमेशा फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है। इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्स, तो ये पहली बात है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं, इफ द रे are parallel to principal axis, ठीक है। अब जो रे है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट बिकम्स it will pass through focus after the reflection, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। तो ये पहला रूल है, आप इसको याद रखेंगे, तभी मेरा सारे रे डायग्राम में इमेज बनेगा, नहीं तो आप इमेज नहीं बना सकते रे डायग्राम का, ठीक है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए आपको बोला जाएगा कि कनकेव मिरर में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका इमेज क्या होगा, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट मतलब इमेज, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, तो ये आप नहीं निकाल सकते जब तक आपको ये चीज नहीं पता हो तब तक। सेकेंड केस में होगा मेरे पास, देखिए अगर अब हम क्या करते हैं, अब यहां से पास नहीं करवा के कहीं और से पास करवाते हैं, अगर मान लीजिए फोकस से पास करेगा तो क्या होगा रे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। इफ रे पासिंग थ्रू फोकस देन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
सॉरी इफ द रे पासिंग थ्रू फोकस, ऐसे करेंगे। थ्रू फोकस, ठीक है। जब ये फोकस से जाएगी तो देन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, यहाँ पर आगे एक और देखना आपको, थर्ड लॉ। ओके, थर्ड में हमें देखना है, देखिए अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट, ये सॉरी ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कुछ एंगल बना के वो जा रहा है, ऐसे कुछ एंगल बना के जा रहा है, तो ये उतना ही एंगल बना के प्रिंसिपल एक्सिस से रिटर्न भी होगा। मान लीजिए अगर ये थीटा एंगल बना के प्रिंसिपल एक्सिस पे आया तो थीटा एंगल बना के भी ये प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा। ठीक है, तो ये थर्ड है। इफ द रे, ठीक है, कमिंग ऑन द फॉल्स making an angle theta with principal axis at pole, then it will reflect by making the same angle। मतलब सेम एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों था आपको रे डायग्राम। अब इनसे हमें जो है इमेजेस बनेंगे कैसे कैसे और कहाँ का रखने पे, ठीक है, वो देख लीजिए। एक रे डायग्राम ये भी देख लो, फोर्थ में। अच्छा, एक रे डायग्राम और भी आप देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, ये करके मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अगर ये सी से कोई रे गई है ना मिरर पे, तो ये जो है जस्ट लाइक सी क्या काम करता है, नॉर्मल के जैसे काम करता है ना, तो सी से अगर रे जाएगी तो याद रखिए आप सी से ही रिटर्न होके वापस आ जाएगी, है ना। तो सी से अगर रे गई तो सी से ही रिटर्न होकर वापस आ जाएगी। ठीक है, दैट इज व्हाट। ठीक है, मतलब सी से गई रे और सी से वापस आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो लिख सकता है, इसमें लिखना चाहे तुम धीरे see, then it will return in the same path after reflection। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सी से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद सी से ही वापस चला जाएगा ये रे। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ और रे डायग्राम है जिनको हमको समझना है। ठीक है, इसके बाद हम इमेज डायग्राम देखेंगे कैसे कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए